गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि जो वेव प्रोपेगेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे नाम है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक। तो यहां पर जैसे इस डायरेक्शन से, यहां से मैं फिंगर से समझा देता हूं कि जैसे इस एक्सिस के अलोंग वेव ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन क्या है इस डायरेक्शन में। तो एक में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों हैं, ये क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर कहा जाता है। मींस ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, जो कि +1 क्लास में आपने पढ़ा था। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है वेव प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन जो है मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, मींस पैरेलल होते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहां पर बताया वेव का मोशन इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों क्या होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो ये चीज हमने दिखानी है। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसवर्स नेचर दिखा देंगे क्लियर मैथमेटिकली। इसी प्रकार आप उसको क्या करके लेके चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आप उसको ट्रांसवर्स नेचर दिखा सकते हैं। तो यहां पर एक ही आपने, जैसे एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है तो आपने एक ही करके दिखा देना और उसके बाद लिख देना लाइकवाइज हम मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रूव कर सकते हैं ट्रांसवर्स नेचर में। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं एक पैरेललो पाइप्ड है, पैरेललो पाइप वो बनाते हैं। देखिए कैसे, यहां पर 3 एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ये क्या है ओरिजिन। क्लियर। तो यहां पर ये जो 3 एक्सिस हैं इनके अलोंग उनके मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मोशन डायरेक्शन बनाने के लिए क्या है, यहां पर आप पैरेललो पाइप बनाएंगे तो इसमें क्या होगा आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मैं इजी वे बता देता हूं कि ये जो 3 एक्सिस हैं वो कैसे बनानी है उसी से। तो यहां पर पैरेललो पाइप बनाने के लिए क्या है, एक आप ये स्क्वायर बना लीजिए। क्लियर, स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेशन आप बना लीजिए। अब इसी का आपको बनाना भी सिखा देता हूं, इसी की हाफ में ऊपर आपने लेना है। क्लियर, यहां पर आपके पास है हाफ में ले लीजिए या हाफ से कम में ले लीजिए, इस प्रकार। ये दूसरी ट्रायंगल या आप स्क्वायर ले सकते हैं, बना लीजिए। अब इन सभी एज पॉइंट्स को आप, एंड पॉइंट्स जो है कॉर्नर्स हैं, इनको आप मिला दीजिए, ये मिला। क्लियर। तो यहां पर अब आपके पास 3 एक्सिस आ गई इजिली। ये ओरिजिन हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, कौन सी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस और ये आपके पास हो गई बेटा वाई एक्सिस। बन गया इजिली, क्योंकि उससे आप बनाते तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके लिए। तो ये एक प्रकार से पैरेलल पाइप बन गया जिसके मैं नाम दे देता हूं अलग अलग। यहां पर ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। अब साथ ही साथ आप बच्चों को बता देता हूं कि ये जो मैंने लिया है ए बी सी डी, ये क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग है ये डायरेक्शन। इसी प्रकार मैं दूसरा नाम दे देता हूं ओ, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है आपके पास एफ, ये पॉइंट है आपके पास
ई। ये क्या है, ये G हो गया, OGFE। ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है और ये राइट हैंड डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर सभी के नाम हो गए। अब हम जैसे मैं आपको बताता हूं वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन सा होगा, FCBG, ये वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव में। ये OEDA है, क्या है, वाई एक्सिस में डाउनवर्ड। इसी प्रकार जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कहां है, सामने। तो यहां पर FEDC, ये बिल्कुल सामने हो गया। इसके बैक का क्या होगा, OGBA, ये कहां होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग है वो, ये आपको बताया। वाई एक्सिस का अलोंग क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर। अब हम कहते हैं कि जो वेव फ्रंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हम मानकर चलते हैं क्या कि यहां पर द लिख देता हूं, द वेव फ्रंट ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में से लिख दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो कंप्लीट लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द YZ प्लेन। YZ प्लेन, तो Y कौन है, ये रहा। क्लियर। और Z कहां है, फ्रंट का, सामने का, ये ऊपर की साइड जो मैंने बताया FEDC, ये प्लेन है। और इसके पीछे वाला है वो Z में है, YZ प्लेन में है। और यहां पर आपके पास एंड और जो पोर्शन है एंड ABCD, ठीक है, इज ए पोर्शन ऑफ इट, मतलब इसका पोर्शन है, YZ प्लेन का इसका पोर्शन है एट टाइम T, एट टाइम T टाइम पर ये क्या है, पोर्शन है ABCD, किसके प्लेन का, YZ प्लेन का है। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा कि जो द वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन में ABCD में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होंगे, जीरो, राइट फेस ऑफ ABCD। यानी जो ABCD का इसका राइट फेस कौन सा, ये रहा। इस राइट फेस में यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर जो आपके पास राइट फेस है, राइट फेस में क्या होगा, E and B will be 0, यानी इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 होगा। तो अब बचा कौन, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, लेफ्ट फेस, किसमें, लेफ्ट में, लेफ्ट फेस में या लेफ्ट साइड आप कह सकते हैं। लेफ्ट फेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है राइट फेस में, वो डिपेंड करेगी, लेफ्ट फेस में डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस का लॉन्ग पोजीशन, टी क्या है, टाइम, लेकिन बट नॉट ऑन वाई एंड जेड। इजिली आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जो यहां पर ABCD फेस है, इसका राइट हैंड साइड मतलब ये फेस जो है, इसमें E और B की वैल्यू 0 होगी। जो इसका लेफ्ट फेस है, लेफ्ट साइड है, उसमें क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू होगी E और B की, और वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, X और टाइम T पर, लेकिन Y और Z की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, Y और Z की जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यहां पर ये जो है क्या, प्लेन है, वो हम कंसिडर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंसिडर, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। क्लियर।
तो अब हमने क्या करना है, ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ई को अलग से परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे वेव मोशन में, जैसे ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको इसके साथ क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर। लाइकवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको वेव प्रोपेगेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है वो प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसवर्स नेचर हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्लियर। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका आपने ध्यान रखना है कि हमने ये प्लेन है वो कंसिडर्ड किया है, जिसको वाईजेड प्लेन हम लेकर मान के चल रहे हैं। क्लियर। और एक्स एक्सिस का अलोंग क्या है, प्रोपेगेशन है। वेव का जो प्रोपेगेशन है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम क्या कहते हैं कि यहां पर जो ये पैरेललो पाइप है इसके अंदर कोई भी चार्ज है वो एनक्लोज्ड नहीं है। कोई भी चार्ज क्या है, एनक्लोज्ड नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, if the rectangular parallelepiped does not enclose any charge, मतलब इस पैरेललो पाइप में कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो एनक्लोज, कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एनक्लोज नहीं है तो क्या होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। तो अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बेटा यही थोड़ा सा है, थ्योरेटिकली देखना है आपने, मैथमेटिकली तो बहुत इजी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्लोज्ड है, डीएसएस सरफेस इंटीग्रल, वो किसके बराबर होता है बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये गॉस थ्योरम है, आपको पता है। E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड कितना है, 0। यहां पर Q जो है वो 0 है, तो इसका मतलब E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, मतलब क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी प्रकार बेटा जब आप मैग्नेटिक का प्रूव करेंगे तो क्या ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस जिस कहते हैं, वो किसके बराबर आ गया, 0 पे। ये हमने माना है कि इसके अंदर है ना फ्लक्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कब आएगा, जब आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर क्या होगा, कोई चार्ज रखा होगा तभी तो फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया, कि कोई भी एरिया है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो भैया यहां चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कि हमने ये एनक्लोज, ये आपके पास पैरेललो पाइप माना है और ये जो वेव है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान रही है, हम प्लेन ले रहे हैं, एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन मान रहे हैं। तो यहां पर वेव फ्रंट माना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया जो कि लेफ्ट फेस होगा और एक्स और टी की वैल्यू है के ऊपर डिपेंड करेगा, वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। और हमने माना कि ये जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है इसके अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये इक्वेशन है। क्लियर हो गया। तो हमने ये लिखा अभी कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो ये क्लोज सरफेस है, कंप्लीटली सरफेस के लिए जो आपने पैरेललो पाइप लिया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की वजह से। तो इसको अलग अलग के लिए लिखेंगे, किस किस के लिए, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे और जेड एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। तो यहां पर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, E डॉट डी एस क्या है, E डॉट डी एस। अब हम इसको खोल रहे हैं, ये क्लोज्ड है तो इसलिए यहां पर क्लोज्ड का साइन ना लगाएं,
सिंपल इंटीग्रेशन का साइन लगाएं। तो आप डायग्राम में पीछे आपने नोट्स बनाए तो उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथी हो गया तो यहां पर नहीं एडजस्ट हो पाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम को मिटा दिया। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग फेस है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी सी डी, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग था। दूसरी एक्स एक्सिस का दूसरा जो फेस था ई डॉट डी एस, उसको लिखना है जिसका नाम था ओ जी एफ ई। क्लियर? ये किसके लॉन्ग हो गया? एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया। प्लस मतलब ये टोटल फ्लैक्स है पूरे पैरेललोपाइप का। तो यहां पर क्लोज साइन है, इसलिए यहां पर अब खोल रहा हूं मैं, इसको ओपन कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पर क्लोज का साइन नहीं लगाना। वाई एक्सिस के लॉन्ग आते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्लियर? ये किसके लॉन्ग है? वाई एक्सिस। क्या क्या? बी जी एफ सी प्लस इंटीग्रेशन ओ ई डी ए, जिसमें हमने लिखा ई डॉट डी एस। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस का। इजली आप अपने डायग्राम से देख सकते हैं जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है, बनाया है। अब हम जेड एक्सिस का लॉन्ग लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस डी सी एफ ई प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओ ए बी जी। ये जेड एक्सिस का लॉन्ग हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ये तीनों एक्सिस का टोटल फ्लैक्स था, तो इसको मैंने एक्स एक्सिस, ये आपके पास पोर्शन है इतना फ्लैक्स, वो एक्स एक्सिस का है। यहां से यहां तक जो आपके पास है ये वाई एक्सिस का है बेटा। वाई एक्सिस के दो फेसिस हैं, इसी प्रकार जेड एक्सिस के दो फेसिस हैं, टू फेस, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर? तो अभी हमने किया कि जो ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वाई और जेड। मैंने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली लिखा था कि जो ई है ना वो वाई और जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब वाई और जेड का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 0। डिपेंड ही नहीं करेगा तो वाई और जेड का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 0। मतलब इसकी जो वैल्यू है, यहां पर जो वाई एक्सिस है, इसकी जो वैल्यू है आपके पास, वो किसके बराबर होगी बेटा? 0 के बराबर। इसी प्रकार जेड एक्सिस के अलोंग की जो आपके पास वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 0। ये भी 0 वाई एक्सिस का, और जेड एक्सिस की भी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, कंप्लीटली दिस इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू बची वो कौन सी बची? ये एक्स एक्सिस की। तो मींस इंटीग्रेशन, यहां पर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके फेस का? ए बी सी डी प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसका? ओ जी एफ ई। बाकी का इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 0। इसको हटा दिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है। टोटली एक्स एक्सिस का कंट्रीब्यूशन है वो आपने लेना है, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ई का ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ये ए बी सी डी फेस का है, ये ओ जी एफ ई फेस का है, तो हम इसको अलग अलग मान लेते हैं कि ए बी सी डी का ई मान लेते हैं, ई एक्स, और इसका क्या मान लेते हैं? डैश लगा देते ताकि दोनों में क्या आ जाए? डिफरेंस। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? ई एस डी एस, ई बाहर ले लिया, 1 आएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वही एस आ गया। इसको ई एक्स, क्या हो गया? ई एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ई एक्स डैश नाम कर देता हूं इसको एस, दैट इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। क्या पता चल जाएगा? डिफरेंस है उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, एक बात का ध्यान देना है कि ये जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओ जी एफ ई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब इससे ए बी सी डी से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए बच्चे यहां पर माइनस का साइन आएगा, मींस माइनस ई एक्स डैश एस, दैट इज इक्वल टू 0।
बीच में प्लस का साइन तो है ही, ये प्लस, ये लेकिन ये क्या आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये फेस और ये फेस दोनों आपस में क्या है अपोजिट। नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्स एस माइनस ई एक्स डैश एस दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से क्या कॉमन आ गया, एस कॉमन आ गया बच्चे। क्या कॉमन आ गया, एस। तो यहां पर क्या बचा, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? डैश ही सिर्फ इसलिए मानना है ये अपोजिट फेस के लिए, ताकि आप दोनों में डिफरेंस, ये लेफ्ट साइड जो फेस, राइट हैंड साइड का फेस है वो है, ये लेफ्ट हैंड साइड का फेस। क्लियर? अब यहां पर ये इक्वेशन आ गई भैया, कौन सी, कि s इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल हो सकता है? s क्या है, सरफेस एरिया। s क्या है, सरफेस एरिया। तो बेटा s तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि सरफेस एरिया है वो तो, जब हमने पैरेलल पाइप बनाया है तो उसका क्या है, सरफेस एरिया तो होगा ही। तो वो सरफेस एरिया 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? तो s 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ई एक्स माइनस ई एक्स डैश है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश। ई एक्स और ई एक्स डैश है वो किसके बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। और इनका डिफरेंस है वो किसके बराबर आया था, 0 के बराबर आया था। तो ये ऐसा पॉसिबल कब है, जब s 0 के बराबर नहीं है, होगा भी नहीं सरफेस एरिया। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों का क्या है, बराबर आया दोनों फेसेस में। तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है, दोनों फेसेस में बराबर आया है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। पहले का भी सेम है, दूसरे का भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या है, इसका मतलब दोनों में बराबर है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। बराबर है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है ना। तो वो कांस्टेंट तो प्रोपेगेट नहीं कर सकता, है ना। कांस्टेंट क्या नहीं कर सकता, प्रोपेगेट नहीं कर सकता। तो इसलिए नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वेव प्रोपेगेशन। क्योंकि यहां पर आपके पास कोई भी है, जब दोनों बराबर हैं तो स्टैटिक फील्ड कैन नॉट प्रोपेगेट ए वेव ऑफ फाइनाइट वेवलेंथ। ये इसका मतलब कांस्टेंट है, तो प्रोपेगेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कोई भी कंपोनेंट है वो पैरेलल नहीं है। क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों क्या है, बराबर आए। जब E इक्वल टू ई डैक्स एक्स है, वो दोनों क्या है, बराबर है, और S है वो 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो फील्ड है वो स्टैटिक है, मतलब सेम है, कांस्टेंट है। लेकिन स्टैटिक फील्ड जो होगा, अगर फील्ड कैसा है, स्टैटिक है, तो बेटा वो प्रोपेगेट नहीं करेगा वेव के साथ। क्या नहीं करेगा, प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे रिवर्स पॉसिबल होगा। कौन सा, वेरिएबल का। तो इसका मतलब वो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पैरेलल, यानी कोई भी कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है।
क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव प्रोपेगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार दोनों को आप जैसे पेपर में आता है तो आप जस्ट ये क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप है ट्रांसवर्स नेचर है वो प्रूव कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए लाइकवाइज बी को प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। क्लियर। कुछ बातों का वहां पर पैरेलल पाइप पे ध्यान देना है, कुछ यहां पर इस पॉइंट को समझना है। क्लियर। इसको समझना है, जो मैंने बोला है उस चीज को ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर आपके पास ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।